हाय गाइस, व्हाट्स अप? वेलकम टू द मार्केट स्नैप। आई एम जुबिन और आज हम एक कंपनी के बारे में पढ़ेंगे जिसके क्वार्टरली रिजल्ट्स बहुत ही इंसेन दिखाई देते हैं। तो ये मेरे रडार पे इसीलिए आई क्योंकि दिसंबर 2024 क्वार्टर में इनके सेल्स 73 करोड़ पे थे और इस क्वार्टर यानी कि दिसंबर 2025 वाले क्वार्टर में 284 करोड़ के सेल्स इन्हें रिकॉर्ड किया, यानी कि 289% का सीधा जंप। प्लस ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स भी बढ़ गए हैं। दिसंबर 2024 क्वार्टर में 24% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन था, जहां की दिसंबर 2025 में 28% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन था। इन्हीं दो पीरियड्स को हम अगर नेट प्रॉफिट के पर्सपेक्टिव से कंपेयर करें तो सीधा 3 टाइम्स हो गया। दिसंबर 2024 में 20 करोड़ के प्रॉफिट्स थे, जहाँ की दिसंबर 2025 में 63 करोड़ के प्रॉफिट्स थे। है ना इंटरेस्टिंग? मुझे भी यही सारे फिगर्स देख के बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगी है कंपनी, और मैंने डिसाइड किया कि इसको डीपली पढ़ते हैं, समझते हैं, और मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो सबसे पहले हम समझते हैं कंपनी का बिजनेस मॉडल। उससे पहले डिस्क्लेमर, दिस इज़ नॉट एन इन्वेस्टमेंट एडवाइस इन एनी शेप और फॉर्म। माई सेल्फ जुबिन मैथ्यूज और द मार्केट स्नैप is not a SEBI registered research analyst, and any information that I share in this video is just for educational purpose. Full disclosure, I am not invested in the company as I record this video. However, I am looking to make a position if the price seems favorable in the future. तो गाइस, कंपनी का नाम है क्वालिटी पावर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स लिमिटेड, शॉर्ट में क्यू पावर। तो ये कंपनी करती क्या है? ये डिज़ाइन, इंजीनियर और मैन्युफैक्चर करती है हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स, और ये प्रोवाइड करती है इंटीग्रेटेड सॉल्यूशंस ग्रिड के लिए। ग्रिड आसान भाषा में एक इंटरकनेक्टेड सिस्टम है जो कि प्रोड्यूसर्स से इलेक्ट्रिसिटी उठा के कंज्यूमर्स तक पहुंचाने का काम करती है। हम सबको इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड के थ्रू ही प्रोवाइड की जाती है, यहाँ तक कि इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज, यहाँ सब भी ग्रिड के थ्रू ही इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की जाती है। इस ग्रिड में बहुत सारे इक्विपमेंट यूज़ किए जाते हैं, वोल्टेज को स्टेबलाइज करने के लिए, पावर सप्लाई को कांस्टेंट रखने के लिए, और भी कई सारे यूजेस के लिए। तो इनमें से काफ़ी सारे इक्विपमेंट्स क्यू पावर बनाती है। ये कंपनी उन कुछ ग्लोबल मैन्युफैक्चरर्स में से एक है जो कि क्रिटिकल हाई वोल्टेज इक्विपमेंट्स बनाती है HVDC और फैक्ट्स के लिए। चलिए पहले समझते हैं HVDC और फैक्ट्स आखिर होता क्या है। HVDC यानी कि हाई वोल्टेज डायरेक्ट करंट। This is a highly efficient technology for transporting large amounts of electricity over very long distances or underwater, converting AC to DC, transporting it and converting it back to AC. अब FACTS क्या होता है? FACTS stands for Flexible AC Transmission Systems. These are advanced electronic devices used in high voltage power grids to control, stabilize and increase the efficiency of electricity transmission. इन दोनों टेक्नोलॉजीज में यूज़ होने वाले इक्विपमेंट्स को मैन्युफैक्चर करता है क्यू पावर। तो कंपनी के बिजनेस मॉडल को और अच्छे से समझने के लिए हम समझते हैं कि कंपनी के रेवेन्यू स्ट्रीम्स कहाँ से आते हैं और इनके प्रोडक्ट क्लासिफिकेशंस किस टाइप से हैं। क्यू पावर के रेवेन्यूज़ दो प्रोडक्ट सेगमेंट से आते हैं। पहला पावर प्रोडक्ट सेगमेंट, इसके अंदर रिएक्टर्स आ जाते हैं, ट्रांसफार्मर्स, इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर्स, लाइन ट्रैप्स एंड वेव ट्रैप्स भी आ जाते हैं। तो ये सारे प्रोडक्ट्स आपको थोड़े से कॉम्प्लेक्स साउंड कर रहे होंगे, बट आपके ईज़ के लिए मैं स्क्रीन पे अभी इनके बेसिक डेफिनेशंस रिफ्लेक्ट कर देता हूँ। इनको बस एक बार रीड करना काफ़ी है। एज अ स्टूडेंट ऑफ द वास्ट इक्विटी मार्केट्स, इट्स इनफ टू नो व्हाट दीज प्रोडक्ट्स डू। सेकेंडली, कंपनी के रेवेन्यूज़ पावर क्वालिटी सिस्टम सेगमेंट से भी आते हैं। इसके अंदर सैटकॉम्स, SVCs और BESS यानी कि बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम्स भी आ जाता है। इनके भी बेसिक डेफिनेशंस आपके स्क्रीन पे अभी मैं रिफ्लेक्ट कर देता हूँ। तो अब हम समझते हैं कि कंपनी के जो सब सेगमेंट्स हैं प्रोडक्ट्स के, वो कितना कितना ग्रॉस मार्जिन कमांड करती है। तो ये जो ग्रॉस मार्जिन का डेटा है, इसको मैं 100% कंफर्म नहीं कर सकता क्योंकि इसका सोर्स वैल्यू पिकर है, जो कि एक फोरम है इन्वेस्टर्स का। यहाँ पे वेरियस वेरीफाइड इन्वेस्टर्स आके अपने इंटरप्रिटेशंस और फाइंडिंग्स पोस्ट करते हैं कंपनीज़ के रिगार्डिंग। तो वहीं से मैंने ये डेटा एक्सट्रैक्ट किया। तो इसको हम यूज़ कर रहे हैं एक मोटा मोटी रेंज पता करने के लिए कि कौन सा प्रोडक्ट ज़्यादा मार्जिन कमाता है, कौन सा प्रोडक्ट कम मार्जिन कमाता है। विथ ईच प्रोडक्ट सब सेगमेंट हम ये भी मेंशन करेंगे कि कंपनी का कौन सा ब्रांड इस चीज़ को मार्केट करता है, इस चीज़ को प्रोड्यूस करता है। क्योंकि क्वालिटी ग्रुप एक बहुत बड़ा ग्रुप है, उसके अंदर बहुत सारे छोटी छोटी कंपनीज आती हैं। तो स्टार्ट करते हैं कंपनी के कॉइल प्रोडक्ट रेंज से, जो कि क्वालिटी पावर खुद मैन्युफैक्चर करती है। इसका ग्रॉस मार्जिन 20% से भी ऊपर है।
दिस इज़ वन ऑफ द कंपनीज हाईएस्ट मार्जिन प्रोडक्ट लाइन एंड अ की रेवेन्यू ड्राइवर। उसके बाद आ जाता है कंपनी का एक लो मार्जिन सेगमेंट जो कि है ट्रांसफार्मर सेगमेंट। ये कंपनी मैन्युफैक्चर करती है अपने एक सब्सिडरी मेहरू के थ्रू। मेहरू कंपनी ने अभी रिसेंटली अक्वायर किया था, अपने आईपीओ प्रोसीड्स को यूज़ किया था इस कंपनी को अक्वायर करने के लिए। तो मेहरू ट्रांसफार्मर्स बनाता है, ये एक लो मार्जिन सेगमेंट है, बट ये कंपनी को एक ओवरऑल प्रेजेंस देता है वैल्यू चेन में। थर्ड सेगमेंट आ जाता है पावर क्वालिटी सिस्टम्स, जो कि कंपनी बनाती है एंडॉक्स के थ्रू। एंडॉक्स एक टर्की बेस्ड सब्सिडरी है क्यू पावर की। ये एक ग्लोबल प्रेजेंस देती है क्यू पावर को इन द मैन्युफैक्चरिंग फ्रंट। ये हाई मार्जिन इसीलिए है बिकॉज दिस अलाइंस विद द ग्लोबल डिमांड फॉर ग्रिड स्टेबिलिटी। अगला प्रोडक्ट रेंज कंपनी का आ जाता है ऑटोमेशन और डिजिटल साइड में, जो कि कंपनी मैन्युफैक्चर करती है नेबेस्की के थ्रू। नेबेस्की एक एसोसिएट कंपनी है क्यू पावर की। इसके मार्जिन डिस्क्लोज नहीं है, बट हम समझ सकते हैं कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स और एज कंप्यूटिंग में ये काम करते हैं, तो टिपिकली इसमें हाई R&D कॉस्ट रहता है। अगला सेगमेंट है ट्रांसफार्मर कंपोनेंट्स का, जो कि कंपनी मैन्युफैक्चर करती है सुकृत के थ्रू। सुकृत क्यू पावर का एक जॉइंट वेंचर है, जो कि इनने एक जर्मन प्रमोटर से अक्वायर किया था। इसका डील 2026 जनवरी में फाइनलाइज हुआ है। इसके मार्जिन भी डिस्क्लोज नहीं है, बट टिपिकली ट्रांसफार्मर कंपोनेंट्स का भी मार्जिन ट्रांसफार्मर्स की तरह ही लोअर एंड पे रहता है। अब हमने कंपनी का बिजनेस मॉडल समझ लिया है, तो इसके फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पे एक नज़र डालते हैं। तो कंपनी के टोटल रेवेन्यूज़ पे नज़र डाले तो फाइनेंशियल ईयर 2023 में 273.6 करोड़ पे था, जो कि बढ़ के फाइनेंशियल ईयर 2025 में 391.6 करोड़ पे आ गया। मज़े की बात तो यह है कि 9 मंथ्स ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2026 में ही कंपनी 697.2 करोड़ का रेवेन्यू रिकॉर्ड कर चुकी है। ये 165.7% का जंप है कंपेयर टू द 9 मंथ पीरियड इन द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर। ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो द कंपनी हैज़ मेंटेन्ड अ स्ट्रॉन्ग ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन ऑफ 41.6% इन FY23, 39.5% in FY24 and a significant rebound of 49.4% in FY25 and approximately 40% in H1 of FY26. The high margin profile reflects the focus on engineered high value components rather than just bulk goods. EBITDA और PAT परफॉर्मेंस भी कंपनी की तगड़ी रही है। कंसोलिडेटेड EBITDA jumped from 68.6 crore in FY24 to 119.4 crore in FY25. By 9 month FY26, EBITDA reached 177 crore. EBITDA ग्रोथ तो फिनोमिनल रही थी, बट कंपनी के EBITDA मार्जिन्स थोड़े मॉडरेट हो गए थे। FY24 में 20.7% का EBITDA मार्जिन था, जो कि बढ़ के अपने पीक पे पहुंचा FY25 में 30.5% पे। उसके बाद वो गिर के 25.4% पे आ गया 9 मंथ FY26 के दौरान। ये गिरावट इसलिए हुई क्योंकि कंपनी इंटीग्रेट हो रही थी मेहरू और सुकृत के साथ। तो पिछले सेक्शन में जैसे हम समझे थे कि मेहरू और सुकृत ट्रांसफार्मर्स और ट्रांसफार्मर कंपोनेंट्स के अंडर काम करते हैं, और ये जो सेगमेंट है वो थोड़ा सा लो मार्जिन सेगमेंट है। जैसे ही मेहरू और सुकृत के फाइनेंशियल्स क्यू पावर के साथ कंसोलिडेट हुए, ओवरऑल कंपनी का EBITDA मार्जिन नीचे आ गया। पैट मार्जिन में भी हमें एक सिमिलर काइंड ऑफ ट्रेजेक्टरी दिखती है, 16.7% in FY24 to 25.6% in FY25, which peaked there and then fell to 19.4% in 9 month FY26. अब आ जाते हैं कंपनी के कैश फ्लोज पे। कैश फ्लोज कंपनी के अच्छे रहे FY25 तक, जैसे कि FY24 में 51.5 करोड़ से बढ़ के 62.46 करोड़ का ऑपरेटिंग कैश फ्लो हो गया था कंपनी का। बट H1 ऑफ FY26 थोड़ा सा हार्श रहा कंपनी के लिए कैश फ्लो के पर्सपेक्टिव से। ये मेनली इसलिए हुआ क्योंकि मैनेजमेंट डेलिबरेटली स्टॉक पाइल कर रही थी क्रिटिकल रॉ मटेरियल्स के, जैसे कि कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स। मैनेजमेंट ने ये बताया कि जैसी ग्लोबल सिचुएशन है अभी, तो सप्लाई चेन्स थोड़े टाइट हैं। इस वजह से वो अपने ऑर्डर एग्जीक्यूशन को डिले नहीं करना चाहती थी, इसीलिए ये स्टॉक पाइलिंग की गई है। CFO to EBITDA रेशियो को अगर अपन देखें तो वो FY23 में 0.8 टाइम्स पे था, जो कि गिर के FY25 में 0.5 पे आया और H1 ऑफ FY26 में -0.1 पे पहुंच गया।
ये एक मेजर कंसर्न हो सकता है कंपनी के लिए। जैसे जैसे स्केल करती है, इनको अपने कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ को मैनेज करना पड़ेगा। अब नेक्स्ट सेक्शन है बैलेंस शीट स्ट्रेंथ। कंपनी की बैलेंस शीट को अगर अपन देखें और डेट लेवल्स को देखें तो 38.3 करोड़ इन FY24 से 8.9 करोड़ इन FY25 पहुंच गया। ये सीधा 77% का रिडक्शन था। लेवरेज रेशियो को देखें तो डेट टू इक्विटी 0.2 FY24 से 0.01 टाइम्स पे पहुंच गया FY25 में। इस टेबल में आप लोग देख सकते हैं कंपनी के कैश एंड बैंक बैलेंसेस बढ़ते रहे हैं। FY23 में 51.8 करोड़ पे था, जो कि बढ़ के 183.5 करोड़ में पहुंच गया H1 FY25 में। साथ ही साथ कंपनी के टोटल एसेट्स भी बढ़ते रहे हैं। कंपनी ने अपने इंटरनल अक्रूवल्स और IPO प्रोसीड्स को यूज़ करके सांगली के ग्लोबल कॉइल फैक्ट्री को भी एक्सपैंड किया था। मर्जर्स एंड एक्विजिशन साइड में देखें तो IPO प्रोसीड्स में से 117 करोड़ इसी तरफ यूज़ किया गया है, जिसके अंडर कंपनी ने मेहरू इलेक्ट्रिकल का 51% स्टेक अक्वायर कर लिया। अब आते हैं मुद्दे की बात पे, कंपनी का फ्यूचर कैसा रहेगा या कंपनी का ग्रोथ आउटलुक क्या है। तो सबसे पहले तो कंपनी अपने सांगली में सिचुएटेड फैक्ट्री को 9 टाइम्स एक्सपैंड कर रही है। इसका कंस्ट्रक्शन एरिया अराउंड 3,20,000 स्क्वायर फीट के आसपास रहेगा। दिस विल बी वन ऑफ द लार्जेस्ट ग्लोबल फैक्ट्रीज फॉर कॉइल प्रोडक्ट्स। पहले मैनेजमेंट ये कह रही थी कि सितंबर 2026 तक ये रेडी हो जाएगा, बट उसको प्रीपोन करके जून 2026 का कंपनी ने गाइडेंस दिया है। कंपनी ने 25 करोड़ का एक एडिशनल इन्वेस्टमेंट वहाँ अप्रूव किया है, जो डायरेक्ट किया जाएगा ग्लोबल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सेंटर बनाने के लिए। ये 9 टाइम्स एक्सपेंशन एक मैसिव ग्रोथ लाएगा कंपनी के टॉप लाइन में। नेक्स्ट अगर अपन देखें तो कंपनी स्ट्रैटेजिकली गैस इंसुलेटेड स्विच गियर में एंटर कर रही है। मेहरू इलेक्ट्रिकल्स ने ह्यूसोंग T&D इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के साथ एक को डेवलपमेंट एग्रीमेंट साइन किया था सितंबर 2025 में। अब तक कंपनी एयर इंसुलेटेड स्विच गियर में काम करती थी या फिर AIS पे काम करती थी, अब वो GIS में भी एंटर करने वाली है। ये कंपनी के लिए एक डोरवे बन सकता है इनटू मेट्रो रेल प्रोजेक्ट्स, ऑफशोर विंड फार्म्स एंड अर्बन ट्रांसमिशन सिस्टम्स वेयर स्पेस इज कंस्ट्रेंट। ग्रोथ आउटलुक के अंडर अपन लास्टली देखें तो कंपनी इवेंचुअली सिनर्जीज फॉर्म कर रही है। फॉर एग्जांपल उनने मेहरू को अक्वायर किया, फिर सुकृत को एक जॉइंट वेंचर के थ्रू अक्वायर किया और अपना एक ग्लोबल फुटप्रिंट छोड़ रही है अपने टर्की बेस्ड मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी के साथ। अब आ जाते हैं मैनेजमेंट गाइडेंस फिलॉसफी के ऊपर। मैनेजमेंट एक S-शेप्ड कर्व ग्रोथ फिलॉसफी फॉलो करती है, ग्रोइंग एक्सपोनेंशियली 1 ईयर देन स्टेबलाइजिंग टू बिल्ड इंटरनल स्ट्रक्चर्स बिफोर द नेक्स्ट लीप। रेवेन्यू टारगेट 700 to 800 करोड़ का दिया गया है शॉर्ट टर्म में, और कंपनी ने गाइडेंस दिया एबिटा मार्जिन का 20 to 22% के अराउंड, विच इज़ अंडरस्टैंडेबल बिकॉज लो मार्जिन सब्सिडरीज कंपनी के साथ इंटीग्रेट हो रही है। हमने कंपनी के काफ़ी सारे पॉजिटिव्स के बारे में बात किया। अब समझते हैं कि कंपनी के आगे रिस्क क्या क्या चीज़ों का है। सबसे पहले तो अपन सप्लाई चेन और रेगुलेटरी हेडविंड समझते हैं, जिसके अंडर BIS लाइसेंसिंग एक मेजर कंसर्न है। तो HVDC मैग्नेट वायर्स के लिए BIS लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट्स बढ़ गए हैं। इस वजह से इंपोर्ट अप्रूवल्स के लिए समय लग रहा है और इंडियन कैपेसिटी जो एग्जिस्ट करती है वो ऑलरेडी फुल्ली बुक्ड चल रही है। क्यू पावर इसके लिए अपनी खुद की CTC मैग्नेट वायर कैपेसिटी बिल्ड कर रहा है, बट इसमें कोई भी डिलेस अगर होती है बियॉन्ड Q3 ऑफ FY26 तो काफ़ी सारे बॉटल नेक्स कंपनी को फेस करने पड़ सकते हैं। सेकेंड पॉइंट है कंपोनेंट स्कैरसिटी। तो करेंटली इंसुलेटर्स और बुशिंग्स के सप्लाई चेन थोड़े से क्रंच्ड चल रहे हैं। दीज आर एसेंशियल फॉर फाइनल असेंबली। मैनेजमेंट इस रिस्क को मिटिगेट कर रही है इन्वेंट्री स्टॉक पाइलिंग के थ्रू। जैसा कि हमने कैश फ्लो में डिस्कस किया था, कंपनी के कैश फ्लो इफेक्ट हो रहे हैं स्टॉक पाइलिंग की वजह से। सो इट इज इवेंचुअली गेटिंग टू द कंपनी इन वन और द अदर वे। अब नेक्स्ट आ जाते हैं अपन मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स पे। सबसे पहला है पावर सेगमेंट का लिंकेज इकोनॉमिक कंडीशंस के साथ। भले ही पावर एक नेसेसिटी है, गवर्नमेंट की स्पेंडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए तभी होती है जब इकोनॉमिक कंडीशंस कंट्री के अच्छे चल रहे हो या पूरे वर्ल्ड लेवल के अच्छे चल रहे हो। दूसरा आ जाता है कमोडिटी प्राइस साइकिल्स। एल्यूमिनियम और कॉपर कंपनी के मेन रॉ मटेरियल्स है और इनके प्राइस फ्लक्चुएशंस के थ्रू कंपनी के मार्जिन्स इफेक्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है टर्की का इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। कंपनी की सब्सिडरी एंडॉक्स टर्की में बेस्ड है और हिस्टोरिकली टर्की में हाइपर इन्फ्लेशन रहा है। अगर वैसी सिचुएशन वापस आ जाती है तो टर्किश ऑपरेशंस की प्रिडिक्टेबिलिटी काफ़ी हद तक गिर जाती है। अब हम समझते हैं कंपनी स्पेसिफिक कंसर्न्स क्या हो सकते हैं। सबसे पहला है स्केलिंग चैलेंज। कंपनी का प्लान है कि वो अपनी सांगली फैसिलिटी को 9 टाइम्स से एक्सपैंड करे। ये सिर्फ फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर से पॉसिबल नहीं है,
कंपनी के क्लाइंटेल में काफ़ी सारे दिग्गज कंपनीज भी आ जाती हैं जैसे कि जीई और सीमेंस, तो इनको ग्लोबल स्टैंडर्ड लेवल्स तो फॉलो करने ही पड़ते हैं। इन हाई स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करने के लिए कंपनी को काफ़ी सारे स्किल्ड मैन पावर की ज़रूरत है। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है एनवायरमेंटल एंड रेगुलेटरी क्लियरेंसेस। ऑपरेशनल कमिशनिंग ऑफ द सांगली प्लांट इज कंटिंजेंट टू एनवायरमेंटल क्लियरेंसेस। तो जब तक ये क्लियरेंसेस मिलते नहीं है, कंपनी अपने शेड्यूल पे काम करे ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। ये हमने समझ लिया कंपनी के रिस्क्स एंड चैलेंजेस। अब हम देखते हैं कंपनी को वैल्यूएशन पर्सपेक्टिव से। सबसे पहले कंपनी के करंट मल्टीपल्स को देख लेते हैं। करंट प्राइस 1107 पे चल रहा है। मार्केट कैपिटलाइजेशन कंपनी का 8560 करोड़ पे, पी रेशियो 80 टाइम्स पे और प्राइस टू बुक रेशियो 18.2 टाइम्स पे। अब इसको कंपेयर करते हैं कंपनी के पीयर्स के साथ। जैसे कि क्यू पावर 80 टाइम्स का पी मल्टीपल कमांड करती है, उसी के इंटीग्रेटेड काउंटर पार्ट्स जैसे कि बड़ी कंपनीज जीई वेर्नोवा टीएनडी इंडिया, हिताची एनर्जी इंडिया और सीमेंस इंडिया, ये सारे ज़्यादा मल्टीपल्स कमांड करती है। जीई वेर्नोवा का 95.91 टाइम्स का पी रेशियो है, हिताची का 145 टाइम्स का और सीमेंस का 76.1 टाइम्स का। At the same time, company commands a much higher PE compared to its peers like transformers and rectifiers, which trades at a PE of around 31.7 times. कंपनी का हाई PE रेशियो उसके फॉरवर्ड ग्रोथ और अर्निंग पोटेंशियल के बेस पे है। कंपनी के वैल्यूएशंस एक कमोडिटी कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर की तरह नहीं, बल्कि एक हाई ग्रोथ टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर के बेसिस पे दिए गए हैं। To conclude, the fundamental analysis of quality power electrical equipments revealed that the company is at a significant inflection point. कंपनी ने FY 2025 में IPO लाया और उस प्रोसीड्स के थ्रू अपने हाई पावर्ड एक्विजिशंस को फंड किया। The company has now positioned itself at the epicenter of the global energy transition. सांगली कैपेसिटी का 9-fold capacity expansion, vertical integration into magnet wires and entry into gas insulated switch gears. These factors power the scalability of the company. कंपनी के आगे काफ़ी सारे रिस्क्स और चैलेंजेस भी है जैसे कि ग्लोबल सप्लाई चेन रिस्क और मल्टीनेशनल सब्सिडरी अकाउंटिंग। बट अगर अपन ओवरऑल देखें, जो ग्लोबल ट्रांजिशन हो रहा है रिन्यूएबल एनर्जी के टुवर्ड्स, उसका एक महत्वपूर्ण बेनिफिशियरी बन सकता है क्यू पावर। सो दिस वॉज ऑल फ्रॉम माई साइड। इस वीडियो को हम यहीं ख़त्म करते हैं और इस कंपनी के रिगार्डिंग आपके मन में कोई भी इंटरप्रिटेशंस हो या फिर आपकी कोई भी की फाइंडिंग्स हो इस कंपनी से रिलेटेड, तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिए। आपकी कोई भी क्वेश्चंस हो तो उसको भी कमेंट बॉक्स में डालना मत भूलिएगा। हम पूरी कोशिश करेंगे कि उसका एक अच्छा आंसर आपको प्रोवाइड किया जाए। ऑल्सो हमने ये चैनल ब्रांड न्यू स्टार्ट किया है, तो प्लीज़ डू शो योर सपोर्ट बाय liking this video, subscribing to our channel for further updates and sharing this video with someone who would like watching such informative content. सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा क्योंकि जल्द ही हम बहुत सारे और ऐसी वीडियोस आपके लिए पोस्ट करते रहेंगे। Zubin from the Market Snap signing off.